इन्वेस्टआईक्यू एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जहां हम वित्त साक्षरता, निवेश रणनीतियां और भारतीय आर्थिक परिदृश्य को सहज भाषा और आकर्षक विजुअल स्टोरी टेलिंग के माध्यम से समझते हैं। हमारा उद्देश्य है कि हम जटिल आर्थिक विषयों को सरल और सूत्रबद्ध तरीके से पेश करें ताकि युवा निवेश को और आम जनता को सही जानकारी और निर्णय क्षमता मिले। हमारे वीडियो हिंदी में होते हैं जिसमें इन्फोग्राफिक्स, चार्ट्स, नक्शे और मोशन ग्राफिक्स शामिल होते हैं ताकि दर्शकों को विषय आसानी से और रोचक तरीके से समझ आए। इस खास वीडियो में हम एक रोचक और बेहद आकर्षक विषय को पकड़ने जा रहे हैं, क्यों कुछ 200 रुपए की चीजें 2000 रुपए में बिकती हैं। यानी प्रीमियम प्राइसिंग की मनोविज्ञान पर आधारित रणनीति कैसे काम करती है और ब्रांड वैल्यू, प्राइस एंकरिंग जैसी तकनीकों से कंपनियां हमारी धारणा को बदलकर कीमतें 10x तक बढ़ा देती हैं। हम उदाहरणों के साथ समझेंगे कि ऐसी तकनीकें भारतीय व वैश्विक ब्रांड्स कैसे इस्तेमाल करते हैं, जैसे एप्पल, स्टारबक्स, ज़ारा, फैबेंडिया और फॉरेस्ट एसेंशियल्स। अंत में हम बताएंगे कि आप एक समझदार ग्राहक के रूप में कैसे अपने आप को इन ट्रिक्स से बचा सकते हैं, और यदि आप खुद कभी व्यापार शुरू करें तो इस मनोविज्ञान को अपने पक्ष में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। आप एक मॉल में गए हैं, गर्मी बहुत तेज है और आप बस एक हल्की टी शर्ट खरीदना चाहते हैं, कुछ ऐसा जो आरामदायक हो और ज्यादा महंगा न हो। आप एक दुकान में जाते हैं और वहां एक सफेद टी शर्ट पसंद आती है। कपड़ा अच्छा है, डिजाइन सिंपल है, लेकिन दाम देखकर आप चौंक जाते हैं, 1999 रुपए। आपको विश्वास नहीं होता। आप अपने मन में सोचते हैं, इतनी सी टी शर्ट के 2000 रुपए? ये मजाक है क्या? फिर आप मॉल से बाहर निकलते हैं और रास्ते में एक लोकल मार्केट से गुजरते हैं। वहां एक दुकान में लगभग वैसी ही टी शर्ट आपको 200 रुपए में मिल रही होती है। आपको फर्क साफ नजर आता है, दोनों का रंग लगभग एक जैसा, फैब्रिक भी बहुत हद तक मिलता जुलता, लेकिन एक 200 रुपए की और दूसरी 2000 रुपए की। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों? क्या वो 2000 रुपए वाली टी शर्ट में सोना बुना गया है? क्या उसमें कोई अदृश्य तकनीक है जो सिर्फ अमीर लोगों के शरीर पर ही फिट बैठती है? या फिर बात कुछ और है? इस वीडियो में हम उसी कुछ और की परतें खोलेंगे, यानी कि उस छुपी हुई रणनीति की जो कंपनियां इस्तेमाल करती हैं और हम उपभोक्ता अनजाने में उसकी गिरफ्त में आ जाते हैं। ये सिर्फ कपड़ों तक सीमित नहीं है। आप किसी भी इंडस्ट्री में देख लो, मोबाइल फोन से लेकर कॉफी तक, सस्ते प्रोडक्ट को प्रीमियम बनाकर बेचना आज की सबसे बड़ी मार्केटिंग कला बन चुकी है। दर्शक इस बात को तब तक नहीं समझ पाते जब तक उनके सामने इसकी गहराई से व्याख्या न हो। जब हम कहते हैं कि एप्पल का फोन 1 लाख रुपए का है, तो क्या उसकी निर्माण लागत भी 1 लाख रुपए होती है? बिल्कुल नहीं। वही फोन बनाने की लागत मुश्किल से 25,000 रुपए से 30,000 रुपए के बीच होती है। फिर बाकी 70,000 रुपए किस चीज का चार्ज किया जाता है? जवाब है परसीव्ड वैल्यू, यानी उपभोक्ता के दिमाग में उस प्रोडक्ट की जो वैल्यू बनाई जाती है। यह कोई फिजिकल चीज नहीं होती, लेकिन इतनी प्रभावी होती है कि लोग असली कीमत से कई गुना ज्यादा भुगतान कर देते हैं, खुशी खुशी, बिना सवाल किए। इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि कंपनियां आखिर कैसे इस परसेप्शन को बनाती हैं। कैसे एक ब्रांड 200 रुपए की चीज को 2000 रुपए में बेच देता है। कैसे लोग वही चीज ज्यादा पैसे में खरीदने पर खुद को स्पेशल महसूस करते हैं। हम जानेंगे कि ये सिर्फ एक कीमत नहीं है, यह एक भावनात्मक निर्णय होता है जो मार्केटिंग, ब्रांडिंग, साइकोलॉजी और ग्राहक की सोच पर आधारित होता है। हम बात करेंगे उन ब्रांड्स की जो प्रीमियम दिखने के लिए एक रणनीति अपनाते हैं
महंगी दुकानें, चमचमाती पैकेजिंग, विदेशी मॉडल्स, इंग्लिश टैगलाइन और एक कहानी जो सीधे दिल में उतरती है। हम समझेंगे कि कैसे फैबेंडिया, फॉरेस्ट एसेंशियल्स, स्टारबक्स जैसे ब्रांड आम चीजों को एक्सक्लूसिव बनाकर बेचते हैं। और हम देखेंगे कि कैसे यही तकनीक हर उस इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती है जहां ग्राहक के मन को छूकर उसे विशेष महसूस कराना मकसद होता है। तो अब आप तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जहां हम खोलेंगे उन ब्रांड्स के वो रहस्य जो कीमतों से ज्यादा हमारे दिमाग और भावनाओं को मैनेज करते हैं। और सबसे जरूरी, हम जानेंगे कि एक आम ग्राहक होते हुए आप कैसे समझदारी से अपने पैसे को सही जगह लगाना सीख सकते हैं। क्योंकि अगली बार जब आप किसी प्रीमियम चीज को देखें तो आप ये जान पाएं कि असली कीमत क्या है और आपसे वसूली जा रही फील की कीमत क्या है। अब जब हमने शुरुआत में ये देखा कि एक जैसी टी शर्ट 200 रुपए में भी मिल रही थी और 2000 रुपए में भी, तो सवाल आता है कि कंपनियां आखिर कैसे ग्राहकों को ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार कर लेती हैं। इसका जवाब छुपा है एक बेहतरीन बिजनेस रणनीति में, जिसे कहा जाता है प्रीमियम प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। ये रणनीति कहती है कि अगर आप अपने प्रोडक्ट को सही तरीके से प्रस्तुत करें, सही कहानी, सही माहौल और सही ब्रांड वैल्यू के साथ, तो आप उसे उसकी असली लागत से कई गुना ज्यादा कीमत पर बेच सकते हैं और ग्राहक खुशी खुशी वो कीमत चुकाएगा। सोचिए, एक आम कॉफी जिसकी लागत 30 रुपए है, वो स्टारबक्स जैसे ब्रांड के जरिए 300 रुपए में बिकती है। क्यों? क्योंकि वहाँ कॉफी के साथ जो माहौल मिलता है, शांत म्यूजिक, चमचमाती दुकान, अंग्रेजी में बात करते स्टाफ, नाम से पुकारना, वो एक अनुभव है। और हम केवल कॉफी नहीं, पूरा अनुभव खरीदते हैं। इसी तरह एप्पल के आईफोन का उदाहरण लें। एक आईफोन को बनाने की लागत लगभग 30,000 रुपए के आसपास होती है, लेकिन वही फोन बाजार में 1 लाख रुपए तक बिकता है। ग्राहक वो फोन इस कीमत पर इसलिए खरीदता है क्योंकि उसके मन में उस ब्रांड की एक विशेष पहचान है, एक ऐसा एहसास कि मैं अलग हूँ, खास हूँ। यह भावनात्मक जुड़ाव ब्रांड ने सालों की मेहनत और स्मार्ट मार्केटिंग से बनाया है। यही वजह है कि आईफोन सिर्फ एक फोन नहीं, एक स्टेटस सिंबल बन गया है। प्रीमियम प्राइसिंग स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा हथियार यही है, परसीव वैल्यू, यानी ग्राहक के दिमाग में बनाई गई उस वस्तु की वैल्यू जो उसकी असली लागत से कहीं अधिक होती है। जब परसीव्ड वैल्यू, कॉस्ट और प्राइस दोनों से ऊपर हो जाती है, तब कंपनी अपने प्रोडक्ट की जो कीमत चाहती है वो वसूल कर सकती है। ज़ारा जैसे ब्रांड भी यही करते हैं। एक सामान्य पैंट जो कहीं और 700 रुपए में मिलती है, ज़ारा में 3000 रुपए में बिकती है। लेकिन ग्राहक इसे खरीदते समय ये नहीं कहते कि मैंने पैंट खरीदी, बल्कि वो कहते हैं मैंने ज़ारा की पैंट ली है, यानी वस्त्र नहीं, ब्रांड पहना जा रहा है। यही प्रीमियम ब्रांडिंग की ताकत है, नाम ही पहचान बन जाता है। भारत में भी फैबेंडिया, फॉरेस्ट एसेंशियल्स जैसे ब्रांड्स ने यह तरीका अपनाया है। ये कंपनियां सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचती, बल्कि उनकी कहानी, परंपरा, शुद्धता और अनुभव बेचती हैं। फॉरेस्ट एसेंशियल्स अपने स्किन केयर प्रोडक्ट्स को आयुर्वेदिक लक्ष्युरी के रूप में पेश करता है। फैबेंडिया भारत की संस्कृति और हस्तशिल्प को स्टाइलिश अंदाज में पेश करके प्रीमियम रेंज में खुद को स्थापित करता है। प्रीमियम प्राइसिंग सिर्फ ज्यादा कीमत रखने का नाम नहीं है, बल्कि एक सोच है, एक ऐसी रणनीति जो ग्राहकों के दिमाग में यह बैठा देती है कि जो महंगा है वही बेहतर है। कई बार लोग सस्ती चीज को कमतर समझते हैं, भले ही वह गुणवत्ता में बराबर हो। यह एक साइकोलॉजिकल ट्रिगर है जो परसेप्शन के जरिए काम करता है। इसीलिए जब आईफोन जैसी चीजें अगर कभी सस्ती हो जाएं, तो लोग उनकी असलियत पर शक करने लगते हैं। महंगी चीज खुद में एक संदेश होती है,
यह खास है, और यही सोचकर लोग उसमें पैसा लगाते हैं। अब जब हमने यह समझ लिया कि कंपनियां प्रीमियम प्राइसिंग से अपने उत्पाद की कीमत बढ़ा देती हैं, तो अगला सवाल आता है, क्या केवल कीमत बढ़ा देने से लोग महंगी चीजें खरीद लेते हैं? नहीं। असली खेल होता है ग्राहक के दिमाग के साथ। इस खेल को कहा जाता है साइकोलॉजिकल प्राइसिंग, यानी मनोवैज्ञानिक मूल्य निर्धारण। इसका मतलब है, कंपनियां इस बात को गहराई से समझती हैं कि हम ग्राहक किसी कीमत को कैसे देखते हैं, उसे कैसे महसूस करते हैं और किन बातों से प्रभावित होकर कोई चीज खरीदते हैं। आपने देखा होगा कि ज्यादातर प्रोडक्ट्स की कीमत 1,000 रुपये नहीं बल्कि 999 रुपये लिखी होती है। यह सिर्फ 1 रुपया का फर्क नहीं है। ग्राहक को 999 रुपये की कीमत 1,000 रुपये से बहुत कम लगती है, क्योंकि हमारा दिमाग पहले अंक को ज्यादा महत्व देता है। इसे चार्म प्राइसिंग कहा जाता है। इसी तरह एक और तकनीक है प्राइस एंकरिंग। जब किसी उत्पाद की दो कीमतें साथ में दिखाई जाती हैं, जैसे 4,999 रुपये काटकर 2,999 रुपये, तो ग्राहक को यह एहसास होता है कि वह बचत कर रहा है, भले ही उस वस्तु की असली कीमत कभी 4,999 रुपये रही ही न हो। ग्राहक तुलना करके निर्णय लेता है, और कंपनियां जानती हैं कि तुलना किस तरह प्रस्तुत की जाए। एक और चतुर तकनीक है डिकॉय प्राइसिंग। इसमें 3 विकल्प दिए जाते हैं, एक सस्ता, एक बहुत महंगा और एक बीच वाला। ज्यादातर ग्राहक मिड रेंज वाला चुनते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह सबसे संतुलित विकल्प है। उदाहरण के लिए, एक सिनेमा हॉल में पॉपकॉर्न के 3 विकल्प होते हैं, 100 रुपये, 230 रुपये और 250। ज्यादातर लोग 230 रुपये वाला लेते हैं, जबकि असली मकसद उन्हें 250 रुपये के करीब लाना होता है। इसी तरह की एक तकनीक है प्रेस्टीज प्राइसिंग, जिसमें कंपनियां अपने ब्रांड की खास छवि बनाए रखने के लिए कभी डिस्काउंट नहीं देती। जैसे एप्पल या रोलेक्स, जो महंगी कीमत को ही अपनी विशिष्टता बनाते हैं। यदि इन ब्रांड्स की कीमत अचानक घट जाए, तो ग्राहक उनकी गुणवत्ता पर शक करने लगते हैं। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग में ऑड-इवन प्राइसिंग भी अहम है। 499 रुपये, 999 रुपये जैसी कीमतें ग्राहक को कम लगती हैं, जबकि 500 रुपये या 1,000 रुपये ज्यादा लगती हैं, हालांकि फर्क सिर्फ 1 रुपया का होता है। यह सब दिमागी चाल है। जब हम खरीदारी करते हैं, तो हम अक्सर तर्क से नहीं, भावना और भ्रम से निर्णय लेते हैं। कंपनियां इस बात को बखूबी समझती हैं और इसका उपयोग करती हैं। इसलिए अगली बार जब कोई वस्तु आपको सस्ती लगे, तो एक बार ठहर कर सोचिए, क्या आप सही मायनों में बचत कर रहे हैं या केवल एक योजना का हिस्सा बन रहे हैं। मान लीजिए 2 घड़ियां सामने रखी हैं। दोनों समय एक जैसा दिखा रही हैं, दिखने में भी लगभग एक जैसी हैं, लेकिन एक की कीमत 800 रुपये है और दूसरी की 8,000। अब सवाल उठता है, क्या 8,000 रुपये वाली घड़ी समय ज्यादा सटीक बताएगी? शायद नहीं। लेकिन फिर भी लोग 8,000 रुपये वाली घड़ी खरीदते हैं। क्यों? इसका जवाब है परसीव्ड वैल्यू, यानी वो मूल्य जो ग्राहक किसी वस्तु की गुणवत्ता, प्रतिष्ठा, ब्रांडिंग और अनुभव के आधार पर अपने मन में बना लेता है। यह कीमत असली लागत या गुणवत्ता से नहीं, बल्कि ग्राहक की सोच और भावना से जुड़ी होती है। परसीव्ड वैल्यू को बनाने में ब्रांड की पैकेजिंग, विज्ञापन, ब्रांड एम्बेसडर, स्टोर का माहौल, वेबसाइट का डिजाइन और ग्राहक से बातचीत करने का तरीका, सबका योगदान होता है। जब एप्पल का कोई प्रोडक्ट आता है, तो वो सिर्फ एक टेक्नोलॉजी डिवाइस नहीं होता, वो एक अनुभव बनकर आता है। सफेद बॉक्स, सुंदर अनबॉक्सिंग, सिल्क जैसा फिनिश,
यह सब मिलकर ग्राहक के दिमाग में यह बिठा देते हैं कि वो एक प्रीमियम चीज खरीद रहा है, भले ही उसके जैसी तकनीक आधे दाम में किसी और कंपनी से मिल जाए। यही है परसीव्ड वैल्यू का कमाल। जब ग्राहक किसी प्रोडक्ट को सिर्फ वस्तु नहीं बल्कि पहचान का प्रतीक मानने लगे, तब कीमत मायने नहीं रखती। जैसे एक व्यक्ति अगर किसी इंटरव्यू में 1,000 रुपए की शर्ट पहनता है और उसे यह लगता है कि यह शर्ट उसकी आत्मविश्वास को बढ़ा रही है, तो उस शर्ट की वैल्यू सिर्फ कपड़े की नहीं रही, वो अब उसकी सेल्फ इमेज से जुड़ गई है। और यही जुड़ाव कंपनियां बार बार विज्ञापनों और सोशल मीडिया के जरिए बढ़ाती रहती हैं। परसीव्ड वैल्यू एक सामाजिक खेल भी है। जब लोग देखते हैं कि कोई वस्तु समाज में प्रतिष्ठा देती है, जैसे आईफोन, गैलेक्सी या मर्सिडीज, तो वे उसे खरीदकर खुद को उस स्तर का महसूस करना चाहते हैं। ये उत्पाद सिर्फ खुद के लिए नहीं, दूसरों को दिखाने के लिए भी खरीदे जाते हैं। यानी ग्राहक प्रोडक्ट नहीं, स्टेटस खरीद रहा होता है। भारत में भी यह रणनीति तेजी से अपनाई जा रही है। जैसे फैब इंडिया अपने कपड़ों को सिर्फ पारंपरिक नहीं, हेरिटेज बताता है। फॉरेस्ट एसेंशियल्स कहता है कि उसके ब्यूटी प्रोडक्ट्स आयुर्वेदिक और राजसी हैं। इन शब्दों से ग्राहक को ऐसा लगता है कि वो कुछ खास, पुरातन और शुद्ध खरीद रहा है, जबकि असल में वो वही चीज है जो एक लोकल ब्रांड सस्ती कीमत पर देता है। ग्राहक के मन में जब यह विश्वास बैठ जाए कि वह जो चीज खरीद रहा है वह उसकी छवि, प्रतिष्ठा और पहचान को बढ़ा रही है, तो वो बिना हिचक उस पर ज्यादा पैसा खर्च करता है। यही वजह है कि ब्रांड्स केवल क्वालिटी नहीं, एक माहौल बनाते हैं। महंगे शोरूम, इंग्लिश बोलते सेल्समैन, परफ्यूम की खुशबू और एलीट अनुभव, ये सब मिलकर उस वैल्यू को बनाते हैं जो असली कीमत से कहीं ऊपर होती है। इसलिए अगली बार जब आप कोई चीज खरीदे और वह बजट से बाहर हो लेकिन फिर भी दिल कहे ले लो, तो थोड़ा रुककर सोचिए, आप वस्तु खरीद रहे हैं या उसका एहसास। क्योंकि आज की दुनिया में असली चीजें नहीं बिकती, बिकता है अनुभव, कहानी और आपकी अपनी सोच में बनी हुई कीमत। आज की दुनिया में प्रोडक्ट बेचना ही काफी नहीं है, अब जमाना है कहानियां बेचने का। क्योंकि लोग प्रोडक्ट से पहले उससे जुड़ी कहानी से प्रभावित होते हैं। यही वजह है कि हर सफल ब्रांड के पीछे एक मजबूत कहानी होती है, एक उद्देश्य, एक संघर्ष, एक विजन, एक भावना। इसे कहा जाता है ब्रांड स्टोरी टेलिंग। यह कोई झूठी कहानी नहीं होती, बल्कि ब्रांड के निर्माण, सोच और उद्देश्य को इस तरह व्यक्त किया जाता है कि ग्राहक उससे जुड़ाव महसूस करे। जब ग्राहक को लगता है कि ये ब्रांड मेरी सोच से मेल खाता है, तब ही वो उससे जुड़ता है और बार बार खरीदता है। सोचिए, अगर कोई ब्रांड सिर्फ ये कहे कि हमारे जूते आरामदायक हैं, तो आप शायद ध्यान ना दें। लेकिन अगर वही ब्रांड ये बताए कि उनके जूते एक गरीब गांव की महिलाओं द्वारा हस्तनिर्मित हैं, जो हर जोड़ी जूते के साथ अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्च निकालती हैं, तो क्या आप उस ब्रांड से प्रभावित नहीं होंगे? अब आप सिर्फ जूते नहीं खरीद रहे, बल्कि एक भावना, एक बदलाव और एक उद्देश्य को समर्थन दे रहे हैं। यही है ब्रांड स्टोरी टेलिंग की असली ताकत। इस तकनीक का सबसे सुंदर उदाहरण है नाइकी। नाइकी का नारा जस्ट डू इट सिर्फ शब्द नहीं है, यह आत्मविश्वास, संघर्ष और सफलता की कहानी है। नाइकी ने कभी अपने जूतों की तकनीक या आराम को ज्यादा नहीं बेचा, बल्कि उन लोगों की कहानियां बेची जिन्होंने संघर्षों के बावजूद आगे बढ़ने का हौसला दिखाया। एक खिलाड़ी जिसने चोट के बाद वापसी की, एक महिला जिसने समाज के खिलाफ जाकर दौड़ लगाई, इन कहानियों में लोग खुद को देखते हैं और सोचते हैं, अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। भारत में भी अमूल ने अपने एड्स के जरिए दशकों तक लोगों के साथ एक रिश्ता बनाया है। अमूल गर्ल कोई मॉडल नहीं,
बल्कि एक पहचान बन गई है जो हर राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दे पर अपनी मासूम टिप्पणी देती है। यही कहानी हर घर में जगह बना चुकी है। जब कोई ब्रांड अपनी कहानी के जरिए यह दिखाता है कि वो समाज, संस्कृति या पर्यावरण के लिए काम कर रहा है, तो ग्राहक उससे भावनात्मक रूप से जुड़ता है। पेपर बोट जैसी कंपनी बताती है कि उसके ड्रिंक्स बचपन की यादों से जुड़े हैं। हर बोतल के साथ एक कहानी आती है, दादी के आम पन्ने की याद, स्कूल से लौटते समय इमली चूसना। ग्राहक को ऐसा लगता है जैसे वो सिर्फ ड्रिंक नहीं पी रहा, बल्कि अपने बचपन को फिर से जी रहा है। ब्रांड स्टोरी टेलिंग में ईमानदारी बहुत जरूरी है। अगर कहानी नकली लगे, बनावटी या जबरन थोपी गई हो, तो ग्राहक उसे तुरंत पहचान लेता है। इसलिए सफल ब्रांड वही होते हैं जो अपने मिशन, इतिहास और मूल्यों को साफ, सच्चे और सरल तरीके से बताते हैं। आज के उपभोक्ता सिर्फ क्वालिटी या फीचर्स नहीं देखते, वो यह देखना चाहता है कि ये ब्रांड किस लिए खड़ा है, किस सोच को आगे बढ़ाता है और क्या यह ब्रांड मेरे मूल्यों से मेल खाता है। यही कारण है कि जब कोई स्टार्टअप अपने संस्थापक की संघर्ष की कहानी बताता है, कैसे उन्होंने गरीबी में पढ़ाई की, फेल हुए, दोबारा खड़े हुए, तो लोग उनसे ज्यादा जुड़ते हैं। ग्राहक खुद को उस कहानी में देखना चाहता है। तो अगर कोई ब्रांड आज बाजार में सफल होना चाहता है, तो उसे सिर्फ सामान नहीं, भावना बेचनी होगी। और भावना सबसे अच्छे से तब बेची जाती है जब वह एक सच्ची, सरल और प्रभावशाली कहानी के रूप में सामने आती है। सोचिए, आप किसी वेबसाइट पर कुछ खरीदना चाहते हैं और वहां लिखा आता है, ओनली 2 लेफ्ट इन स्टॉक या ऑफर एंड्स इन एक आवर। आपका मन अचानक बेचैन हो जाता है और आप जल्दी से उस चीज को खरीद लेते हैं, शायद बिना ज्यादा सोचे। यही है स्केर्सिटी और अर्जेंसी का कमाल। यह एक मनोवैज्ञानिक तकनीक है जो ग्राहक के दिमाग में यह भाव पैदा करती है कि अगर उसने तुरंत निर्णय नहीं लिया, तो वह किसी बेहतरीन चीज से चूक जाएगा। और इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी यही है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, FOMO। ब्रांड्स इसी भावना का फायदा उठाते हैं। स्केर्सिटी यानी वस्तु की कमी दिखाना। जब कंपनियां यह बताती हैं कि किसी चीज की मात्रा सीमित है, तो ग्राहक उसे ज्यादा मूल्यवान मानता है। चाहे वह प्रोडक्ट हर समय उपलब्ध हो, लेकिन अगर यह कहा जाए कि सिर्फ आज के लिए पहले आओ, पहले पाओ या 5 पीस बचे हैं, तो ग्राहक में एक डर उत्पन्न होता है, कहीं मैं पीछे न रह जाऊं। यही डर उसे तुरंत क्रय की ओर धकेलता है। अर्जेंसी यानी तत्काल निर्णय लेने का दबाव। फ्लैश सेल, टाइमर, काउंटडाउन, ये सब तकनीकें ग्राहक को सोचने का समय ही नहीं देती। मिंत्रा जैसी वेबसाइट्स आपको बार बार यह दिखाती हैं कि 20 मिनट में कार्ट खाली हो जाएगा, जिससे आप निर्णय जल्दी ले लें। फ्लिपकार्ट, अमेज़न जैसी कंपनियां यह बताती हैं कि अभी 30 लोग इसे देख रहे हैं, 10 मिनट में डील खत्म होगी और हम फटाफट निर्णय ले लेते हैं। बड़ी कंपनियां इन दोनों तकनीकों को साथ मिलाकर इस्तेमाल करती हैं। उदाहरण के लिए, एक सीमित संस्करण का फोन निकाला जाता है, लिमिटेड एडिशन, सिर्फ 1000 यूनिट्स, और साथ ही कहा जाता है, प्री बुकिंग सिर्फ 2 घंटे के लिए खुली है। इस स्थिति में ग्राहक ये नहीं सोचता कि उसे ये चाहिए या नहीं, वो सिर्फ यही सोचता है कि उसे मौका नहीं गंवाना है। और जब मन में यह डर बैठ जाए कि अब नहीं लिया तो फिर नहीं मिलेगा, तब लॉजिक हार जाता है और इमोशन जीत जाता है। इस तकनीक का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह ग्राहक को देर तक सोचने का मौका नहीं देती। ज्यादातर लोग किसी चीज को टालते रहते हैं, कल लेंगे, सोचेंगे, बाद में देखेंगे, लेकिन अर्जेंसी और स्केर्सिटी उन विकल्पों को खत्म कर देती है। अब निर्णय लेना ही एकमात्र रास्ता होता है। भारत में भी ज़ोमैटो, स्विगी जैसी ऐप्स इस तकनीक को खूब इस्तेमाल करती हैं।
जब लिखा आता है हॉट डील्स सिर्फ 30 मिनट तो हम फटाफट खाना ऑर्डर कर देते हैं, जबकि अगर वही चीज हमेशा उपलब्ध हो तो हम सोचते रहते हैं और ऑर्डर टाल देते हैं। ओला उबर जैसी एप्स भी बताते हैं सर्च प्राइसिंग इज ऑन, प्राइसेस विल गो अप इन 5 मिनट्स। ग्राहक तब तक वेट करता है जब तक डर न दिखाया जाए और कंपनियां उसी डर को हथियार बनाती हैं। यही कारण है कि ज्यादातर सेल में काउंटडाउन टाइमर्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये टाइमर ग्राहक को लगातार मानसिक दबाव में रखते हैं, हर सेकंड जो बीत रहा है वह उन्हें निर्णय के करीब ले जा रहा है। इस तकनीक का असर इतना जबरदस्त होता है कि कई बार लोग ऐसी चीजें भी खरीद लेते हैं जिनकी उन्हें असल में जरूरत नहीं होती, सिर्फ इसलिए कि वो ऑफर अभी खत्म हो रहा है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यह तकनीक ईमानदारी से ही काम करती है। अगर ग्राहक को लगने लगे कि ये सब झूठा डर है, नकली टाइमर हैं, तो उसका विश्वास टूट सकता है। इसलिए अच्छे ब्रांड्स स्केर्सिटी और अर्जेंसी को सही तरीके से, सीमित समय के लिए और पारदर्शिता के साथ इस्तेमाल करते हैं। क्या आपने कभी किसी रेस्टोरेंट के बाहर भीड़ देखी और बिना टेस्ट किए मान लिया कि खाना अच्छा होगा? या जब किसी वेबसाइट पर लिखा दिखा 10,000 प्लस लोगों ने इसे खरीदा तो आपका भरोसा बढ़ गया? यही है सोशल प्रूफ, जब हम अपने फैसले दूसरों के अनुभवों से प्रभावित होकर लेते हैं। इंसान की फितरत है कि वह भीड़ के साथ चलना पसंद करता है और कंपनियां इसी मनोविज्ञान का फायदा उठाती हैं। जब कोई प्रोडक्ट बेस्ट सेलर कहलाता है या किसी सेलिब्रिटी ने उसे यूज किया होता है तो हमें लगता है कि वो अच्छा ही होगा। सोशल मीडिया के ज़माने में ये प्रभाव और भी तेज हो गया है। आजकल कंपनियां अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए इन्फ्लुएंसर्स का सहारा लेती हैं। ये लोग आमतौर पर लाखों लोगों से जुड़े होते हैं और इनका कहा फॉलोअर्स आंख बंद करके मानते हैं। जब कोई ब्यूटी ब्लॉगर कहती है कि ये फेस वॉश कमाल का है तो हजारों लोग बिना कुछ सोचे उसे खरीद लेते हैं, क्योंकि वे उस इन्फ्लुएंसर पर भरोसा करते हैं और सोचते हैं कि अगर उसने यूज किया है तो मुझे भी करना चाहिए। भारत में नायका, मामाअर्थ और बोट जैसे ब्रांड्स ने इसी तकनीक से अपना बड़ा नाम बनाया है। इन्होंने हजारों यूट्यूबर्स और इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स से रिव्यू करवाकर आम ग्राहकों तक पहुंच बनाई। बोट ने तो म्यूजिक लवर्स के बीच ऐसा क्रेज बना दिया कि उसके प्रोडक्ट्स ट्रेंड बन गए। लोगों को लगा कि हर कोई इसे यूज कर रहा है तो मैं क्यों नहीं। सोशल प्रूफ सिर्फ ऑनलाइन रिव्यूज या फॉलोअर्स तक सीमित नहीं है। जब कोई होटल कहता है हम 1990 से सेवा में हैं तो ग्राहक को विश्वास होता है। जब फ्लिपकार्ट पर कोई प्रोडक्ट टॉप रेटेड लिखा होता है तो वह बाकियों से बेहतर लगता है। लोगों को दिखता है कि बहुत से लोग इस चीज को ले चुके हैं और यहीं से FOMO यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट शुरू हो जाता है। कंपनियां इस FOMO को और बढ़ाने के लिए बताते हैं अभी 30 लोग इसे देख रहे हैं, आज ही 500 बार खरीदा गया या स्टॉक खत्म होने वाला है। ये सब चीजें ग्राहक को मानसिक रूप से मजबूर करती हैं, वो सोचता है कि कहीं मैं पीछे न रह जाऊं और यहीं पर वह निर्णय ले लेता है बिना ज्यादा सोच विचार किए। लेकिन इस तकनीक का असर तभी होता है जब ये सच्चाई पर आधारित हो। नकली रिव्यू, फेक फॉलोअर्स या झूठे आंकड़े अगर पकड़े जाएं तो ब्रांड की साख गिर जाती है। इसीलिए समझदार ब्रांड्स अब असली ग्राहक अनुभव और ऑर्गेनिक प्रमोशन पर जोर देते हैं। एक सच्चा रिव्यू, एक ईमानदार फीडबैक, ये सब सोशल प्रूफ को और मजबूत बनाते हैं। तो अगली बार जब आप किसी प्रोडक्ट को सिर्फ इसलिए खरीदने लगें क्योंकि सब लोग ले रहे हैं, तो रुकिए और सोचिए क्या आप सच में उस चीज की जरूरत महसूस कर रहे हैं या भीड़ देखकर निर्णय ले रहे हैं।
आपने अक्सर सुना होगा, पहली बार फ्री, 7 दिन का फ्री ट्रायल, बाय एक गेट एक फ्री। ये ऑफर सुनते ही दिमाग में एक सिग्नल चलता है, बिल्कुल फ्री है, क्या नुकसान है, और हम झट से उस चीज को आजमा लेते हैं। लेकिन कंपनियां ये ऑफर यूं ही नहीं देती। इनके पीछे एक मजबूत साइकोलॉजी काम करती है, जिसमें ग्राहक को धीरे धीरे एक प्रोडक्ट या सर्विस का आदत डाल दी जाती है। इसे कहते हैं हुक स्ट्रैटेजी, यानी ग्राहक को शुरुआत में फ्री देकर धीरे धीरे उसे पेइंग कस्टमर बना देना। जब आप किसी ऐप का 7 दिन का फ्री ट्रायल लेते हैं, जैसे नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई या किसी कोर्स की वेबसाइट, तो आप उस प्लेटफॉर्म के यूजर इंटरफेस, फीचर्स, एक्सपीरियंस के आदी हो जाते हैं। 7 दिन में आपको वह सुविधा अच्छी लगने लगती है और 8वें दिन आपको लगता है कि अब इसे छोड़ना मुश्किल है। उस वक्त आप यह सोचते हैं कि अगर थोड़ा पैसे देकर ये सुविधा मिलती है तो कोई हर्ज नहीं। और यही वो मोमेंट होता है जब आप फ्री कस्टमर से पेइंग कस्टमर बन जाते हैं। एक और तकनीक है सैम्पलिंग, यानी प्रोडक्ट का छोटा हिस्सा मुफ्त में देना। जैसे किसी सुपरमार्केट में कोई आपको नए बिस्किट का छोटा पैक मुफ्त में देता है, या ब्यूटी पार्लर में कोई नया शैम्पू ट्राई करवाता है। जब आप उसे यूज करते हैं और वह अच्छा लगता है, तो अगली बार आप उसे खरीदते हैं। सैम्पलिंग ग्राहक को यह मौका देती है कि वह बिना जोखिम के कुछ नया ट्राई कर सके, और अगर उसे वह पसंद आ जाए तो आगे चलकर ब्रांड को फायदा होता है। फ्री ऑफर का असली खेल ये है कि जब इंसान को लगता है कि उसे कुछ मुफ्त मिल रहा है, तो उसका दिमाग रिवॉर्ड महसूस करता है। यह एक तरह की संतुष्टि होती है, बिना पैसे खर्च किए कुछ पाना। लेकिन यही संतुष्टि धीरे धीरे एक आदत में बदल जाती है, और जब वह चीज बंद होती है तो ग्राहक उसे मिस करता है। तब उसे पैसे खर्च करने में दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वो प्रोडक्ट अब उसकी रोजमर्रा की जरूरत जैसा बन चुका होता है। भारत में बहुत से स्टार्टअप्स ने इसी फ्री स्ट्रैटेजी से ग्रोथ पाई। जियो ने फ्री डाटा और कॉलिंग देकर एक बहुत बड़ा यूजर बेस बना लिया। लोगों ने शुरुआत में सिर्फ मुफ्त सोचकर सिम ली, लेकिन जब वो नेटवर्क और स्पीड की आदत पड़ गई, तो लाखों लोग पेइंग कस्टमर बन गए। आज जियो भारत का सबसे बड़ा नेटवर्क है, और सब कुछ शुरू हुआ फ्री से। फ्री ऑफर एक और कारण से काम करता है, वह है रेसिप्रोसिटी, यानी लेन देन की भावना। जब कोई आपको बिना मांगे कुछ दे देता है, तो आप उसके बदले में कुछ देने को तैयार हो जाते हैं। जैसे किसी रेस्टोरेंट में वेटर आपको फ्री मिठाई दे दे, तो आप टिप ज्यादा देने लगते हैं। या किसी वेबसाइट ने फ्री ई बुक दी, तो आप उसका कोर्स खरीदने के लिए ज्यादा तैयार हो जाते हैं। यह इंसानी स्वभाव है, हम किसी से कुछ पाकर खुद को उसके प्रति जिम्मेदार महसूस करते हैं। लेकिन इस स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल संतुलन से करना जरूरी है। अगर बार बार सब कुछ फ्री दिया जाए, तो ग्राहक को आदत लग जाती है और फिर वह पैसे देने से बचता है। इसलिए कंपनियां फ्री ट्रायल के बाद लिमिटेड एक्सेस या समय की सीमा लगा देती हैं, ताकि ग्राहक को धीरे धीरे भुगतान की आदत डाली जा सके। तो अगली बार जब कोई ऐप बोले पहले 7 दिन फ्री, या कोई प्रोडक्ट बोले 0 कॉस्ट ट्रायल, तो सोचिए, आप सिर्फ ट्राई कर रहे हैं या धीरे धीरे एक ब्रांड की दुनिया में खिंचे चले जा रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई ब्रांड आपको पॉइंट्स, रिवॉर्ड्स या कूपन देता है, तो असल में किसका फायदा हो रहा है, आपका या उस ब्रांड का? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ये रिवॉर्ड्स उनके लिए बोनस हैं, लेकिन हकीकत में यह एक गहरी मनोवैज्ञानिक रणनीति है, जिसे कहते हैं लॉयल्टी प्रोग्राम। इसका मकसद सिर्फ एक होता है, ग्राहक को बार बार उसी ब्रांड के पास लौटने के लिए मजबूर करना।
जब आप किसी शॉपिंग ऐप या रेस्टोरेंट से कुछ खरीदते हैं और आपको 50 रुपए के रिवॉर्ड्स मिलते हैं, तो आपको लगता है कि आपने कुछ कमाया है। लेकिन सच यह है कि आप अगली बार उन रिवॉर्ड्स को इस्तेमाल करने के लिए फिर से खर्च करने वाले हैं। यानी आपको दोबारा खरीदारी करनी ही पड़ेगी, नहीं तो वो रिवॉर्ड्स एक्सपायर हो जाएंगे। ये एक बहुत स्मार्ट जाल है जो ग्राहक को खर्च करने की आदत में बांध देता है। ज़ोमैटो गोल्ड, स्विगी वन, पेटीएम कैशबैक, फ्लिपकार्ट सुपर कॉइन्स, अमेज़ॉन पे, ये सब लॉयल्टी मॉडल्स इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। ग्राहक को शुरुआत में कुछ खास महसूस कराया जाता है, जैसे वीआईपी ट्रीटमेंट, जल्दी डिलीवरी, एक्स्ट्रा कूपन या प्रायोरिटी सपोर्ट। इससे ग्राहक सोचता है कि उसे कुछ खास मिल रहा है, जबकि हकीकत में वो बार बार उसी ब्रांड पर खर्च कर रहा होता है। लॉयल्टी प्रोग्राम्स एक और कारण से काम करते हैं, लॉस अवर्जन। इसका मतलब है इंसान को गंवाने का डर ज्यादा होता है बनिस्बत पाने की खुशी के। जब आपको बताया जाता है कि आपके पास 100 रुपए के रिवॉर्ड्स हैं जो 24 घंटे में एक्सपायर हो जाएंगे, तो आप फौरन कुछ खरीदने का मन बना लेते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो 100 रुपए बेकार न हो जाएं। असल में आपने वो 100 रुपए कभी पाया ही नहीं था, लेकिन अब उसे खोने का डर आपको खर्च की ओर धकेलता है। एक और मजेदार बात है, कुछ लॉयल्टी स्कीम्स ऐसे डिजाइन किए जाते हैं कि ग्राहक को कमाया हुआ महसूस हो, लेकिन असल में वो ज्यादा खर्च कर रहा होता है। जैसे कई क्रेडिट कार्ड कंपनियां बताती हैं कि हर 1000 रुपए की खरीद पर 2 पॉइंट्स मिलेंगे, और फिर वो 100 पॉइंट्स का रिवॉर्ड देते हैं जो असल में 20 रुपए का होता है। यानी ग्राहक 5000 रुपए खर्च करता है सिर्फ 20 रुपए के लिए, लेकिन मानसिक रूप से उसे लगता है कि उसने कमाया है। लॉयल्टी एक भावना भी है। जब कोई ब्रांड बार बार आपको इनाम देता है, तो आपके मन में उसके प्रति एक जुड़ाव बनता है। आप सोचते हैं कि यह ब्रांड मेरा ख्याल रखता है, और फिर आप अन्य विकल्पों की तुलना किए बिना उसी ब्रांड को चुनते हैं, भले ही कोई और सस्ता या बेहतर विकल्प हो। यह ब्रांड की जीत होती है। भारत में कई ब्रांड्स ने लॉयल्टी को गेम में बदल दिया है। जैसे CRED ऐप में बिल भरने पर कॉइन्स मिलते हैं, जिन्हें आप गेम्स या रिवॉर्ड्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे बिल भरना बोरिंग काम नहीं लगता, बल्कि एक मनोरंजक प्रक्रिया बन जाती है और ग्राहक बार बार लौटता है। लॉयल्टी प्रोग्राम्स का मकसद सिर्फ ग्राहक को इनाम देना नहीं है, बल्कि उसे लाइफ टाइम वैल्यू में बदलना है। यानी ऐसा ग्राहक जो महीनों और सालों तक बार बार खर्च करे और ब्रांड से जुड़े रहे। ब्रांड्स जानते हैं कि एक वफादार ग्राहक नया ग्राहक लाने से कहीं ज्यादा मूल्यवान होता है। तो अगली बार जब कोई ऐप बोले 100 रुपए के पॉइंट्स मिले हैं, जल्दी खर्च करें, तो एक बार सोचिए, क्या आप सच में कुछ पा रहे हैं या सिर्फ बार बार खरीदने के लिए तैयार किए जा रहे हैं? क्या आपने कभी किसी वेबसाइट पर देखा है 4999 रुपए काटकर 1999 रुपए, या मार्केट प्राइस 9999 रुपए, हमारा प्राइस 3499 रुपए? ऐसे डिस्काउंट देखकर क्या आपको नहीं लगता कि आपको बड़ी डील मिल रही है? यही है एंकरिंग इफेक्ट, जब ग्राहक की सोच को एक ऊंची कीमत से बांध दिया जाता है ताकि असली कीमत कम लगने लगे। असल में ग्राहक उस कीमत को नहीं देखता जो देनी है, बल्कि उस तुलना को देखता है जो उसके सामने पेश की गई है। एंकरिंग मनोविज्ञान का वो खेल है जिसमें पहली दिखाई गई जानकारी ग्राहक के दिमाग में लंगर की तरह बैठ जाती है। जब आप पहली बार 9999 रुपए देखते हैं, तो दिमाग उस कीमत को मानक मान लेता है। उसके बाद जब वही चीज 3499 रुपए में दिखाई जाती है, तो वह सस्ती लगती है,
भले ही उसका असली मूल्य 2000 रुपए से ज्यादा न हो। ये एक मनोवैज्ञानिक चाल है जो खासकर ई कॉमर्स साइट्स, ऑफलाइन शोरूम और ऐप्स में धड़ल्ले से इस्तेमाल होती है। इसके साथ ही आता है डिकॉय प्राइसिंग मॉडल। इसमें 3 ऑप्शन दिए जाते हैं, एक बहुत सस्ता, एक बहुत महंगा और एक बीच वाला। ज्यादातर ग्राहक बीच वाला चुनते हैं क्योंकि वह ना ज्यादा सस्ता लगता है ना ज्यादा महंगा, लेकिन कंपनी पहले से जानती है कि ग्राहक को वही चाहिए। उदाहरण के लिए, एक कॉफी शॉप में स्मॉल 100 रुपए, लार्ज 200 रुपए और मीडियम 180। अब मीडियम आपको सही डील लगती है, जबकि असल में कंपनी चाहती ही थी कि आप मीडियम ही लें। इस तकनीक से ब्रांड ग्राहक के दिमाग में अपनी योजना बिठा देता है। एंकरिंग का असर ब्रांड वैल्यू से भी जुड़ा होता है। जब एप्पल या सैमसंग अपने फ्लैगशिप फोन की कीमत 1,50,000 रुपए रखता है, तो लोग बाकी सारे फोन उससे सस्ते लगते हैं और 60,000 रुपए तक का फोन भी सस्ता लगने लगता है, जबकि वो अब भी महंगा है। लेकिन ग्राहक की सोच अब उस लंगर यानी 1.5 लाख रुपए से बंध चुकी है। यही मानसिक जाल उसे बड़े खर्च की तरफ ले जाता है। कई बार ब्रांड पहले जानबूझकर कीमत ज्यादा दिखाते हैं, फिर डिस्काउंट देकर ग्राहक को आकर्षित करते हैं। फ्लिपकार्ट या मिंत्रा जैसी साइट्स में जब 70% ऑफ लिखा होता है, तो ग्राहक सोचता है कि उसे भारी छूट मिल रही है, जबकि वह असली कीमत कभी थी ही नहीं। वह बस एक दिखावटी एंकर है जो दिमाग को भ्रमित करता है। इस तकनीक का एक और रूप है सब्सक्रिप्शन एंकरिंग। जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स 499 महीना और 1499 साल का ऑप्शन देते हैं। अब ग्राहक सोचता है कि साल वाला ज्यादा फायदे का है और कंपनी को तुरंत बड़ा पेमेंट मिल जाता है, जबकि ग्राहक को शायद वो 1 महीना भी पूरा इस्तेमाल न करना हो। एंकरिंग इफेक्ट केवल कीमतों तक सीमित नहीं है, यह किसी भी तुलना में काम करता है। जब कोई रेस्टोरेंट मेन्यू में 900 रुपए की थाली के साथ 1,500 रुपए की थाली रखता है, तो 900 रुपए वाली सस्ती लगने लगती है और ग्राहक संतुष्ट होकर उसे चुनता है। यही ब्रांड अपने टारगेट पर सीधा वार करता है। लेकिन ग्राहक के लिए सीख यह है, हर डिस्काउंट, हर तुलना, हर कटे हुए दाम पर भरोसा मत कीजिए। एक कदम पीछे हटकर सोचिए कि क्या आप उस कीमत को देख रहे हैं जो वाकई उस वस्तु के लायक है, या आप उस एंकर के प्रभाव में हैं जो ब्रांड ने आपके दिमाग में बिठा दिया है। तो दोस्तों, ये थी हमारी सीरीज की आखिरी कड़ी, जहां हमने जाना कि कैसे कंपनियां हमारे दिमाग से खेलती हैं और हम सोचते हैं कि हम फैसला ले रहे हैं, जबकि असल में ब्रांड्स हमारी सोच को दिशा दे रहे होते हैं। अगर आपको ये वीडियो और पूरी सीरीज पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि और लोग भी इस मनोविज्ञान को समझ सकें। और अगर आप पहली बार इन्वेस्टआईक्यू पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं पैसे, दिमाग और बाजार की चालाकियों की बिल्कुल सच्चाई के साथ। नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको सबसे ज्यादा चौंकाने वाला कौन सा मनोवैज्ञानिक ट्रिक लगा, और अगली वीडियो में आप किस टॉपिक को देखना चाहते हैं। हम मिलेंगे जल्दी ही एक नई वीडियो में एक नए राज के साथ। तब तक सोचिए, समझिए और खुद को ब्रांड्स की चाल से बचाइए। ये है इन्वेस्टआईक्यू, जहां निवेश नहीं, सोच बदलती है।